नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी अनका 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, तो थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के एफआईआई और डीआईआई के आंकड़े की। एफआईआई और डीआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक, उन्होंने 7,700 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। जैसा कि मैं पिछले 3 दिनों से लगातार बोल रहा था कि एफआईआई खरीदी कर रहे हैं, और उससे परसों उन्होंने 2,000 करोड़ की खरीदारी की, फिर 1,000 करोड़ की खरीदारी की, और कल जैसे कि स्क्रीन पर आंकड़े ही बता रहे थे तो लगभग 7,700 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और डीआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक, जो तुम्हारा घरेलू संस्थागत निवेशक है, उन्होंने लगभग 3600 करोड़ रुपए की खरीदारी वो बिकवाली की है। अब बात करें तुम्हारा नेस्डैक की, तो नेस्डैक फ्यूचर 86 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। अभी की स्थिति में तुम्हारा विक्स है, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो कंट्रोल में है, और क्रूड ऑयल भी कंट्रोल में है। आज का जो टॉपिक है ना साथियों, आज का टॉपिक है संजीव भसीन। संजीव भसीन काफ़ी जाना माना नाम है, और उनके ऊपर सेबी के द्वारा 11,37,19,700 रुपये का जुर्माना ठोक दिया गया है। जुर्माने के पीछे की वजह क्या है, वजह जान लेंगे। देखो साथियों, आप भी हम भी सबसे पहले शेयर मार्केट में पैसा कमाते कैसे हैं, सबसे पहले ये समझे भाई। किसी भी स्टॉक को नीचे खरीदने और ऊपर बेच देने से ही हम प्रॉफिट कमाते हैं। अगर एक स्टॉक हमने 100 रुपये में ख़रीदा और वही स्टॉक हमने 110 रुपये में बेच दिया तो हमें प्रॉफिट होगा। या सेम डे अगर हम पे पहले से स्टॉक है, वो 110 रुपये है, और वो शाम को 100 आया, मतलब सुबह हमने उसे 110 में बेच दिया और नीचे आ गया 100, उसे हमने खरीद लिया, तो भी हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो संजीव भसीन कौन है? आईआईएफएल सिक्योरिटी के पूर्व डायरेक्टर थे। इनके साथ में 11 लोगों के ऊपर सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई की वजह भी बताऊंगा क्या रही हो। तो उनको अब ना ट्रेडिंग करने से बैन लगा दिया गया है, और लगभग 11,37,19,700 170 रुपये का जुर्माना ठोक दिया गया। ये क्या करते थे? सबसे पहले इनका नाम हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे कि स्टॉक टिप वगैरह पे काम करते हैं। मैं तो कभी भी रैंडम को टिप वगैरह नहीं ना तो देता हूँ, और ना ही उस पर मैं काम करता हूँ। सबसे पहले सेबी का नियम समझ लो क्या है, तो वो आपको उसमें समझ में आएगा। जो इन्होंने उल्लंघन किस चीज़ का किया, सेबी का जो आर्टिकल 1992 है ना, उसमें चैप्टर नंबर 1 उसका ABCD तीनों का उल्लंघन किया है। क्या नियम है? देखो, सेबी के नियम के अनुसार अगर आप RA हैं ना, रिसर्च एनालिस्ट है ना, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आकर के, चाहे यूट्यूब पे, चाहे आप किसी भी टीवी चैनल पे आकर के आप स्टॉक का नाम बता सकते हो। पहला तो एक नियम ही समझ लो। दूसरा, एक और चीज़ है, एक सेबी का रेगुलेशन है 2014 सेबी का 2014 में संशोधन हुआ था। उसका आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 क्या बोलता है कि जो RA रिसर्च एनालिस्ट आकर के अगर टीवी पे या किसी यूट्यूब चैनल पे आकर के उसकी टिप दे रहा है ना कि आप ये स्टॉक खरीद लो या ये बेच दो, तो वो अनुच्छेद बोलता है कि वो RI ने, रिसर्च एनालिस्ट ने 30 दिन पहले और 5 दिन बाद, जिस समय वो टिप दे रहा है ना, उससे 30 दिन पहले से कोई स्टॉक में पोजीशन ना बनाई हो, और 5 दिन बाद तक उस स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं बनाई हो। एक बार और समझ लो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। अनुच्छेद 16 सेबी का जो रेगुलेशन है 14, उसमें क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है अनुच्छेद 16 में कि जो भी RA है, रिसर्च एनालिस्ट है, और वो किसी भी कंपनी को खरीदने या बेचने की राय दे रहा है ना किसी प्लेटफॉर्म पे आकर के, तो उसमें 30 दिन पहले से उस व्यक्ति ने पोजीशन नहीं बनाई होनी चाहिए, और 5 दिन बाद तक उस व्यक्ति ने उसमें पोजीशन नहीं बनाई होनी चाहिए। और कमाल की बात तो ये देखो कि जो संजीव भसीन जी है ना, ये ना ही तो कोई रिसर्च एनालिस्ट थे, मतलब ना तो ये RA थे, और ना ही ये इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र थे। अब पंगा क्या है, ना तो ये रिसर्च एनालिस्ट हैं, ना ही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, उसके बाद में भी टिप दे रहे हैं। पूरा गेम है फॉलोवर का। इनके यूट्यूब पे भी लगभग 4 लाख के आसपास फॉलोवर हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, और फेसबुक पे भी इनके लाखों में फॉलोवर हैं। अब जो IIFL की तरफ से मतलब जो जवाब मांगा गया, IIFL सिक्योरिटी ने कहा कि ये हमारे यहाँ पे एज अ कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, एक एडवाइज़र के रूप में हमारे यहाँ काम कर रहे थे। मतलब ये हमारे यहाँ सलाहकार थे, ना कि ये हमारे यहाँ पे कोई रिसर्च एनालिस्ट थे, ना ही ये कुछ थे। ये कॉन्टैक्ट के रूप में रखा गया था, कॉन्टैक्ट बेसिस पे, और एज द सलाहकार के रूप में इनको यहाँ पे रखा गया था हमने। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से इनको हटा दिया गया, जबकि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था वो हो रहा था 30 जून को, और इनको हटा दिया गया 17 जून को ही। अब पहली बात समझो। अब मैं बिल्कुल आगे पत्ते खोलता जाऊँगा, पहले तो आप ये समझ लो मोटा मोटा कि हुआ क्या है।
संजीव भसीन के ऊपर 11,37,19,170 का जुर्माना सेबी के द्वारा लगाया गया है। सेबी का इन्होंने उल्लंघन किया है 1992 के आर्टिकल चैप्टर 1 का 1 ABCD तीनों का, और जो उसमें लिखा गया है कि भाई कोई भी RA है, तो RA तो थे ही नहीं, रिसर्च एनालिस्ट थे ही नहीं। देखो क्या है, आप लोगों को क्या चाहिए, रिटेल निवेशकों को, कि मेहनत ना करनी पड़े, और मेहनत करनी नहीं पड़े, वो कोई बता दे ये स्टॉक खरीद लो, वो खरीद लिया, स्टॉक बेच दो, ये बेच दिया। जो इस दुनिया के सबसे बड़े निवेशक हैं साथियों, वॉरेन बफेट, वो क्या बोलते हैं, बात समझो। उनका सीधा सा कहना है कि निवेश उसमें करना जो बिजनेस तुम्हें समझता हो। मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो और शेयर मार्केट में आपको निवेश करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी और टीवी चैनल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब चैनल पे जाके कि स्टॉक खरीद लो, ये करोड़पति बना देगा, ये खरीद लो, वो करोड़पति बना देगा, नहीं बनेगा। वॉरेन बफेट, आज वॉरेन बफेट क्यों है, क्योंकि वॉरेन बफेट ने कोको कोला के शेयर खरीदे। कोको कोला वो खुद पीते थे, वो उसका उनका टेस्ट मालूम था, उन्हें मालूम था कि भाई ये फ्यूचर में इसकी ग्रोथ दिख रही है। ऐसा ही जो बिजनेस आपको समझता हो उसी बिजनेस में पैसा लगाना, पहला नियम तो ये है स्टॉक मार्केट का। जो बिजनेस साथियों आपको समझ में नहीं आता ना, उस बिजनेस से दूर रहना, सीधी सी बात है। मान लो किसी व्यक्ति ने बोला यार तू एक काम कर, ये स्टॉक खरीद ले, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है कि वो काम क्या करती है, पहले ये बताओ, वो बिजनेस क्या करती है, क्या उसके पैरामीटर हैं, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, उसका पी रेशो कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, मार्केट शेयर कितना है, पिछले 5 सालों से वो अपना मार्केट शेयर खो रही है क्या दूसरे का मार्केट शेयर ले रही है। मतलब जो व्यक्ति जानता है, जो पढ़ा लिखा है, वो ये करवाता है। जो मैं भी, क्योंकि मेरे को सब चीज़ों का मालूम है, इसलिए मैं बताता हूँ कि कोई भी चीज़ को डायरेक्ट अगर कोई बोल रहा है कि ये खरीद लो, ये बेच लो, ऐसा सेबी ने इनको नियम बाय नियम बताया। चलो मैं एक आपको पुष्टि करता हूँ। 7 फरवरी 2024 में इन्होंने पराग पारिक फूड्स के शेयर 51,500 शेयर 210 रुपये में बाई किए संजीव भसीन ने, ठीक है। और फिर यह बाय करवा के किसके माध्यम से बाय कराते थे, एक तो तुम्हारा जेमिनी पोर्टफोलियो था, एक तुम्हारा विनस पोर्टफोलियो था, एक तुम्हारा HB स्टॉक होल्डिंग था, एक तुम्हारा लियो पोर्टफोलियो था, एक तुम्हारा आशीष कपूर थे, एक तुम्हारा बबीता गुप्ता थी, एक तुम्हारा जगत सिंह थे, एक थे तुम्हारा रणजीत कपूर, राजीव कपूर। ऐसे करके ये 8 लोगों के माध्यम को पहले बता देते थे। जैसे सपोज करो, मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताने का प्रयास करूँगा। सपोज करो मैं हूँ, मेरे को जी न्यूज़ की तरफ से इनवाइट आता है कि आपको आना है, और आपको जो वहाँ पर 10-5 लोग बैठे रहते हैं ना, उनकी पैनल में बैठ के बकचोदी करनी है। मैं उसको बकचोदी नाम इसलिए देता हूँ क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीछे से गेम बना रहे होते हैं। अब इनके जो जितने मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले बताए ना, इनके जो रिलेशन वाले थे, वो कोई जीजा था, कोई साला था, कोई चाचा का लड़का था, ये सब कहीं ना कहीं एडवाइजरी चलाते थे या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला काम चलाते थे। अब इनने क्या किया, और बाकायदा उसको चैट मिली है कि भाई एक काम करो, उनने जैसे पराग पारिक का बोला ना, तो इनने पहले वहाँ बोल के आया व्हाट्सएप पे 51,500 पराग पारिक के शेयर 210 पे बाय कर लो। उनने पहले बाय कर लिए। उस समय तक स्टॉक के अंदर कोई मूवमेंट नहीं था, और जैसे ही यहाँ से बाय किया, ये अपना टीवी पे आए, इधर से तुम्हारा अनिल सिंघवी जी ने उनसे पूछा, हाँ आइए अब बात करते हैं संजीव भसीन के हसीन शेयरों की। संजीव जी आप बताइए, आपको क्या चार्ट अच्छा लग रहा है, आपको क्या लग सकता है। संजीव भसीन जी बताते हैं कि पराग पारिक में मुझे ऐसा लग रहा है कि पराग पारिक अगले दिन इस 1 महीने में 300 जा सकता है, और बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल नज़र आ रहे हैं मुझे। एक्चुअल में कुछ नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने 51,500 शेयर अपने ही किसी फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट में खरीदवा दिए, और जैसे ही स्टॉक, चूँकि जाहिर सी बात है टीवी तो बहुत लोग देखते हैं, और जो पढ़ना नहीं जानते, जो स्टॉक मार्केट को समझते नहीं है, वो टीवी को देख के खरीदते हैं। और अब तो कुछ नहीं हो सकता, संजीव भसीन जी ने बोल दिया, क्योंकि फॉलोवर ज़्यादा है ना। अगर एक बात मानो, अगर 10 लाख फॉलोवर है और किसी ने एक स्टॉक भी खरीदा तो 10 लाख स्टॉक खरीदे, तो सीधी सी बात है कि कोई भी स्टॉक मार्केट में पूरा गेम क्या है भाई, डिमांड एंड सप्लाई का ही तो गेम है। कि डिमांड आई, और जैसे ही डिमांड आई तो स्टॉक का भाव ऊपर भागा, और स्टॉक का भाव ऊपर भागा तो हुआ क्या, 210 रुपये पे उसने सेम डेट में खरीदे,
ठीक है, प्री ओपनिंग मार्केट में लगा के, और जैसे ही अपना सेशन लेके हम उसमें आते हैं स्टॉक की जी न्यूज़ पे या TV18 पे या CNBC आवाज़ पे, अरे इतने पे जाएगा, इतने पे जाएगा, तत्काल क्या होता है, स्टॉक ऊपर भागता है, और ऊपर भागता है मतलब 235 के रेट पे 51,000 शेयर ये सेल कर देते हैं। आप समझो, अगर इन्होंने 208 रुपये पे 51,500 शेयर खरीदे, 235 रुपये पे 51,500 शेयर बेच दिए, तो प्रति शेयर का प्रॉफिट कितना हुआ साथियों, 27 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट हुआ। मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, 13,90,500 रुपये का एक घंटे में प्रॉफिट हो गया इनका, 13 लाख का। ऐसा कोई पहली बार नहीं है। एक विनेस पोर्टफोलियो में जो कि इनके जीजा होल्ड करते थे, 19 जनवरी 2024 को इन्होंने एक पोजीशन बनवाते हैं। पोजीशन कितने की बनवाते हैं, 2,88,00,000 के आसपास की ये पोजीशन बनवाते हैं, और एक घंटे के बाद ये सेम पोजीशन अपने जब टीवी पे आ जाते हैं, तो टीवी पे आके बोल देते हैं कि आप ये स्टॉक खरीद लो, और जैसे ही पब्लिक वो स्टॉक खरीदती है तो तत्काल ये स्टॉक 2,93,00,000 कुछ में है, मतलब 93 मोटा मोटा पकड़ लो आप, 2,93 में बेच देते हैं, मतलब आधा घंटे के 1 घंटे के अंदर 4,90,000 का शुद्ध मुनाफा। लेकिन ये गलती किसकी है, ये गलती है साथियों रिटेल निवेशकों की। इसमें गलती भसीन की नहीं है, या भसीन के हसीन शेयरों की नहीं है, या और भी बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है कि अकेले टीवी पे यही आते हैं भसीन, और भी बहुत आते हैं, और न जाने कितने गेम और भी चल रहे होंगे अभी, क्योंकि ये जो सेबी ने खुलासा किया है ना, ये तो वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2024 के बीच में जो डाटा आया उसके बीच में खुलासा किया है। क्या इसके बीच में कुछ कांड नहीं हुए होंगे, हुए होंगे, हो भी रहे होंगे। ऐसा 1-2 बार जी न्यूज़ के जो आते थे, मुकुल के मुर्दल कुछ ऐसे आते थे, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा चुका है सेबी के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर किया या इससे पहले, लेकिन अभी भी ऐसा चल रहा होगा। आप लोग जो रैंडम टिप देख के स्टॉक बाय कर लेते हो, अरे यार वो टीवी पे आया है उसने बोला है, या वो यूट्यूब पे आया उसने बोला, भाई जिस समय आप खरीद रहे होते हो ना, उस समय वो पोजीशन काट रहा होता है। आपसे बोल दिया स्टॉक खरीद लो, अगर वो टीवी पे आया, क्योंकि जाहिर सी बात है टीवी में जितने भी लोग देखते हैं, करोड़ों की तादाद में देखते हैं, और उन करोड़ों में से अगर एक एक आदमी ने भी एक एक शेयर के भी ऑर्डर लगाया तो करोड़ों ऑर्डर लग गए। करोड़ों ऑर्डर लग गए मतलब स्टॉक की डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई मतलब स्टॉक का प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया मतलब वो जिस समय आप खरीद रहे होते हो उस समय वो बेच रहा होता है। इसको बोलते हैं पंप इन डंप, इसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग। तो ये आ गए हैं पंप इन डंप के दायरे में। सेबी ने इनके ऊपर 11,37,19,170 रुपये का जुर्माना ठोक दिया है, और इन सभी लोगों को अब ट्रेडिंग से बैन कर दिया गया है कि आप स्टॉक मार्केट में अब ट्रेडिंग नहीं कर सकते। गलती किसकी? गलती है आम निवेशक की। आम निवेशक मतलब समझदार निवेशक। समझदार निवेशक जो कि पढ़ना नहीं चाहता, ना तो वो पढ़ना चाहता है या फिर उसे पढ़ने में जोर लगता है। उसे तो आप बता दो क्या खरीदना है वो खरीद लेगा, जो बेचना है वो बेच देगा ना। कोई कंपनी को आप खरीदने जा रहे हो तो पहले उस कंपनी का बैकग्राउंड खुद से रिसर्च कर लो कि आप जिस कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हो वो कंपनी काम क्या करती है, किस सेक्टर में है, उस सेक्टर में किस किस तरह की दिक्कतें हैं, या सरकार उसकी तरफ फोकस कर रही है कि नहीं कर रही है, उस सेक्टर में टेलविंड है कि हेडविंड है। टेलविंड हेडविंड दरअसल क्या थोड़ा सा वर्ड्स घुमाने वाला हो जाता है। टेलविंड का मतलब ये होता है साथियों, जो आगे से हवा आ रही है, मतलब आप ये समझो कि आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो और हवा आ रही है आगे से, मतलब टेलविंड, मतलब आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। हेडविंड मतलब जो आपके पीछे से हवा आ रही है, मतलब कुछ तो आप जाने का प्रयास कर रहे हो, कुछ हवा भी पीछे से आपको प्रेशर दे रही है, मतलब सीधा है कि हेडविंड है। हेडविंड मतलब आपको ऊपर ले जाने का प्रयास कर रही है। जैसे कि सपोज करो कोई वारी एनर्जी समझ लो। वारी एनर्जी क्या करती है कि सोलर पैनल में काम करती है, और सरकार ने इसी के ऊपर सब्सिडी डिक्लेयर कर दी कि भाई जो भी कोई वारी एनर्जी का सोलर पैनल लगाएगा उसे हम 1 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे। और पैनल कितने का है? 1.5 लाख का। 1 लाख की सब्सिडी कौन दे रही? सरकार दे रही। तो मतलब ये उस कंपनी के लिए अच्छी बात है, मतलब उस कंपनी के लिए या उस इंडस्ट्री के लिए या उस सेक्टर के लिए एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। मतलब ये उस इंडस्ट्री में हेडविन नहीं है, टेलविन है। ये सब चीज़ें बहुत मतलब ये कीपल पॉइंट होते हैं ये, लेकिन रिटेल निवेशक देखना नहीं चाहते। और ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो अभी काम कर रहे होंगे।
अगर बात करें कि किसके द्वारा कितने रुपए का प्रॉफिट बनाया गया है, तो साथियों अगर बात करें तुम्हारा जेमिनी पोर्टफोलियो, तो जेमिनी पोर्टफोलियो के द्वारा 22 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया गया है। मतलब जो नेट प्रॉफिट जो सेबी ने बताया, मतलब 28 लाख रुपए के आसपास जेमिनी पोर्टफोलियो ने बनाया है। बात करें वीनस पोर्टफोलियो, जो कि इन्हीं के कोई गजन जो है वो होल्ड करते हैं, उसमें 6 करोड़ 31 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया गया है। और जो तुम्हारा एक एचबी स्टॉक होल्डिंग है, उसने लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया है साथियों। और अगला जो नेक्स्ट आता है लियो पोर्टफोलियो, लियो पोर्टफोलियो ने 65 लाख का प्रॉफिट बनाया है इनकी फ्रंट रनिंग के कारण या इनके पंपिंग डंक के कारण। सस्ते में खुद माल खरीद लेते थे, लाखों में फॉलोवर थे, तो आकर के मार्केट में बताते थे, उसे खरीदते थे, तो बेच देते थे। बात करें आशीष कपूर की, तो आशीष कपूर ने 32,41,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है फ्रंट रनिंग के कारण। अगर बात करें बबीता गुप्ता की, तो 32,19,000 रुपये का प्रॉफिट बबीता गुप्ता के द्वारा बनाया गया है। बात करें जगत सिंह की, तो जगत सिंह ने साथियों 89,53,000 मतलब लगभग 90 लाख रुपए का प्रॉफिट फ्रंट रनिंग के कारण कमाया है। बात करें राजीव कपूर की, तो 15,34,000 रुपये का ये प्रॉफिट जो कि सेबी के द्वारा डाटा दिया गया है, इतने रुपए कमाया है। और इसी को पूरे सभी लोगों को सेबी ने बैन कर दिया है कि भाई आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11,37,19,170 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है। लेकिन इसमें पंपिंग डंप में बहुत से स्टॉक फंस जाते हैं, बहुत से रिटेल निवेशक फंस जाते हैं, नहीं मालूम क्या करना है, कहाँ खरीदना है। बस अगर कोई RI है, रिसर्च एनालिस्ट है, ये उसे यही नहीं मालूम कि उसके नियम क्या है, वो उसका अधिकार क्या है, उसका किस अनुच्छेद में क्या लिखा है, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। बस ये स्टॉक खरीद लो, खरीद लिया, रैंडम किसी की पिक देख ली, नहीं ले ली। लेकिन इसमें IIFL सिक्योरिटी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि हमने तो इसको एज द सलाहकार के रूप में रख रखा था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था, हमारे यहाँ कोई RI वगैरह नहीं था, ये ना हमारे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र थे। तो कहीं ना कहीं ये लोग तो देखो बचाते ही हैं। 30 जून को इनका समय काल ख़त्म होने वाला था, तो उसे बचाते हुए इन्होंने थोड़ा सा बचा लिया कि 17 जून में हेल्थ का इशू दे दो कि यार हेल्थ इनकी ख़राब थी, इसलिए हमने इनको 17 जून का इनका कार्यकाल ख़त्म कर दिया, जबकि कार्यकाल ख़त्म होने वाला था इनका 30 जून को। हालांकि IIFL सिक्योरिटी की तरफ से ये बात बताई गई कि हाँ, इन्होंने बताया तो था क्योंकि वो सेबी की रिपोर्ट वगैरह है, पर इन्होंने ये नहीं बताया था कि इतनी संवेदनशील रिपोर्ट है। साथ ही ये गलती कहीं ना कहीं रिटेल निवेशक करता है, जो वो ये ध्यान नहीं रखता कि मैं किस स्टॉक में निवेश कर रहा हूँ या किसकी राय पर निवेश कर रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी भी स्टॉक में खरीदें या बेचें तो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही खरीदें, क्योंकि ये फाइनेंस जो है ना, एक्चुअल में क्या है ना, आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि फाइनेंस लिटरेसी भारत के अंदर मात्र 37% है। भारत के अंदर अगर लिटरेसी रेट की बात करें ना, जो पढ़ने लिखने वाला है, सीता गाना गाती है, राम खाना खाता है, मतलब BA BSc MSc MCom BCom ये वाली जो पढ़ाई होती है ना, ये लिटरेसी रेट है लगभग तुम्हारा 80% के आसपास एवरेज में। और अगर बात करें फाइनेंस लिटरेसी की, मतलब कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए इन फ्यूचर इन बैक अपने मतलब किस तरह के प्लान लेके चलता है, उसको फाइनेंस लिटरेसी बोलते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति के पास में कोई व्यक्ति है, उसको हर व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। वो एक उसका प्लान है कि यार इन केस अगर फ्यूचर में मुझे बीमारी हुई, परिवार में कोई दिक्कत बनी, तो मैं जाकर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है तो मैं जाकर मेडिकल ट्रीटमेंट करा लूँगा। क्योंकि मेडिकल की जो महंगाई बढ़ रही है ना, वो आपकी और हमारी कल्पनाओं से परे है। हम सोच रहे हैं महंगाई 7% से बढ़ रही है, नहीं भाई, सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं 7%। वो दाल को भी नहीं लेते, दाल साली 10-15% से बढ़ रही है। वो तो लेते केवल उसे सबसे चीप वाला। बोले देख ले यार, पिछले साल आलू कितने का मिल रहा था? बोले साहब पिछली बार तो 100 रुपये धड़ी मिल रहा था, इस बार क्या रुपये धड़ी मिल रहा है? बोले साहब इस बार तो 107 रुपये का धड़ी भर मिल रहा है। हाँ तो लिख ले भाई, 7 रुपये बढ़ गया, 7% की महंगाई बढ़ गई ना। जो मेडिकल है ना, मेडिकल की इन्फ्लेशन तो बहुत महंगाई है, एक पार्ट का लाइफ का हिस्सा है मेडिकल इंश्योरेंस। उसके बाद होना चाहिए उसके पास में फ्री फ्लोट 3 साल का फंड, जिसको हम बोलते हैं प्लान बी। इन केस अगर उसकी नौकरी चली जाए, इन केस अगर उसको पैरालिसिस लग जाए, इन केस अगर वो उसे कुछ हो जाए, तो वो 3 साल तक कम से कम उसके बच्चे, उनका परिवार को भीख ना मांगनी पड़े। 3 साल का फंड उसके पास में हमेशा रहना चाहिए, वो होता प्लान बी।
सपोज करो प्राइवेट नौकरी क्या है साथियों, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी तो खैर बात नहीं करता मैं, लेकिन जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं ना, उनकी चली तो सुपर और नहीं चली तो चारों टायर ऊपर। मेरी कहावत है, मैं तो ऐसी कहता हूँ। मेरी एक कहावत और भी है कि तुम्हारा आज तय करेगा कि कल तुम कहाँ रहोगे। तुम्हारे आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, पढ़ते रहें। पढ़ना नहीं है, लेकिन संजीव हसीन जी के जो शेयर बताए वो खरीद लेने, और फिर बाद में जो है यार हमारा शेयर तो बढ़ा ही नहीं यार, खैर वो अलग विषय। प्लान बी हो गया कि उसको कम से कम, जिसको हम इमरजेंसी फंड बोलते हैं, 3 साल का कम से कम रखना चाहिए। लोग बाग बोलते हैं 6 महीने का, नहीं मैं बोलता हूँ 3 साल का। अगर आपका घर खर्च है 10,000 रुपये, आपको एक साल में 1,20,000 रुपये लगने, तो 3,60,000 रुपये आपके पास में एट ए टाइम बैंक में एफडी के रूप में होना चाहिए। इन केस आपकी नौकरी चली जाए, आपको कुछ हो जाए, पैरालिसिस लग जाए, मर जाए आप, कुछ हो जाए, तो 3 साल तक तो खुद में घर वाले हाथ हिलाए ना किसी के सामने कि यार दे दे यार। क्योंकि जो हमारी बहन, बहू, बेटी, हमारी पत्नी, हमारी माता है ना, ये सब, अगर आपका परिवार संपन्न है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो सब सबके नहीं, कोई किसी का नहीं है। आज के दौर में केवल और केवल पैसा ही सब कुछ है, ध्यान रखना। ये मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से बता रहा हूँ। मैं काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, या पुअर बैकग्राउंड से मान सकते हो आप। मैं काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को आप डायरेक्ट उठाया और यहाँ बैठा दिया, नहीं। आपके पास पैसा है तो रिश्तेदार, यार, भाई, दोस्त सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है, परेशानी आ गई, दिक्कत आ गई, क्लेश आ गया, तो लोग वक्त फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, बोलेंगे यार ठीक है बाद में बात करेंगे इससे, यार ये तो पैसे फ़ोन लगा रहा हुआ। और तुमने गलती से बोल दिया कि यार वो बहुत दिक्कत चल रही है, 6 महीने हो गए नौकरी छोड़े, पैसा है नहीं, और यार मतलब तो दिक्कत सी चल रही है, नौकरी है नहीं, और मेरे को अस्पताल से दवाई लानी है, यार बीमार है, तो केवल जो आपका बिल्कुल सगा वाला होगा वो भी 1, 2, 3, 4 बार मदद कर देगा, फिर उसके बाद वो भी तुमसे किनारा काटने लगेगा, बोलेगा यार अपने खर्चे चलाने भारी हो रहे, ये कहाँ से आ गया। तो दूसरा इमरजेंसी फंड, पहला है आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस, मोस्ट कंपलसरी है, प्रति व्यक्ति के पास होना चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन हो, हेल्थ इंश्योरेंस मोस्ट कंपलसरी। दूसरा है उसका इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब ये है कि आपके पास 3 साल का फंड होना चाहिए। तीसरा, जो फाइनेंशियली फ्री करने के लिए आप स्टेप बोलते हैं, कि आपके पास में 10 साल का जो पैसा है ना, वो एफडी के रूप में होना चाहिए। 10,000 रुपये आपकी सैलरी है, 1,20,000 रुपये, 12 लाख रुपये आपके पास एफडी के फॉर्म में पड़े हैं ना, तो फिर वो आप टेंशन मुक्त है। एक्चुअल में पैसा देता क्या है, आप सबके दिमाग में ये आता है यार पैसा है तो क्या है, पैसा को खाएंगे क्या। पैसा आपको फ्रीडम देता है, पैसा आपको कब, कहाँ, कितने बजे जाना है इस बात की मैच्योरिटी देता है। पैसा, सपोज करो नौकरी कर रहे हो आप, लेकिन नौकरी से जो मिलने वाला पैसा है ना, वो आपका घर चलाता है। और जो पैसा आप फाइनेंशियली फ्री होने के लिए अलग निकाल के रखते हो, सपोज करो मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, संजीव वसीम जी वाली बात नहीं है। अगर आपने ऐसा मान के चलो बिल्कुल मोटा मोटी 20 लाख रुपए एफडी के फॉर्म में रख दिए, है ना, आपने 20 लाख रुपए एफडी के फॉर्म में रख दिए। अब 20 लाख रुपए का अगर सपोज करो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिला, 1,60,000 रुपये मिले साल के, 1,60,000 मिले, मतलब आप महीने के मान लो 14,000, आपका महीने का खर्चा कितना था, 12,000। तो आपको बैंक की एफडी ही 12, मतलब जितना आपका घर का खर्चा उतना बैंक की एफडी दे रही है। तो इन केस आप सोचते होंगे यार ये पैसे होने से हो जाता क्या है। आप ऑफिस में कब जाओगे ये तो आपका कर्म तय करता है, लेकिन आप ऑफिस में कितनी देर बैठोगे ये आपका पैसा डिफाइन करता है। आपके पास पैसा है, आप ऑफिस गए, कुछ ज़रूरी फाइलें देखी, कुछ ज़रूरी दस्तावेज पर साइन करें, बाकी अपना जो काम है उसे आउटसोर्स कर दो, जो भी काम है आउटसोर्स करके अपना आ जाओ, क्योंकि वो पैसा डिफाइन करेगा तुम पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर भाई तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा। क्योंकि इस लाइफ में मैं अपने बहुत ही कठिन अनुभव से बता रहा हूँ, पैसा एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन में। अगर आपने जीवन में कुछ करने गुजरने की इच्छा है तो पैसा कमा लो। 2 नंबर से मत कमाना, क्योंकि 2 नंबर से सेबी भी पीछे लगी है, तुम्हारा इनकम टैक्स वाले भी लगे हैं, जीएसटी वाले भी लगे हैं। 1 नंबर से पैसा कमाओ जो कहीं भी बैठ के ऐसा सीना चौड़ा करके बैठ सको, घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो साथियों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, और जो वीडियो पे तुम्हारा मोबाइल पे या तुम्हारे बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनलों पे जो टिप आती है उनके माध्यम से थोड़ा सा बच के ही रहें, सावधान रहें। फाइनेंशियली जो भी डिसीजन लें अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लें, और उम्मीद करें कि ये शेयर मार्केट है, ये दुधारी तलवार है, अगर आगे बैठ गई तो काट देगी, पीछे बैठ गई तो तुम्हें काट देगी। फाइनेंस की दुनिया में केवल समझदारी ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपको अमीर बना सकती है, दूसरा कुछ नहीं है।
अच्छी रिसर्च हो, अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र हो तुम्हारा, तो समझ लो तुम्हारा करोड़पति बनना तय है। और अगर तुम्हें कोई संजीव भसीन जैसे मिल गए या कोई 2-3 जो ऐसे फंस गए तो गई लंका पानी में। आज जेंसोल इंजीनियरिंग में लोअर सर्किट लग रहा है, रिलायंस पावर में लोअर सर्किट लग रहा है। खैर वो एक अलग विषय है। उम्मीद करता हूँ चैनल अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप अकाउंट खुला सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।